हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ रही हैं उपन्यास और ये आपके यूनिट नंबर 6 में है। इससे पहले मैंने 3 उपन्यास डाल दिए हैं, ये हमारा चौथा उपन्यास है। ये पढ़ेंगे आज हम शेखर एक जीवनी। वैसे तो शेखर एक जीवनी के 2 भाग हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ आपको एक भाग ही पढ़ना है। ठीक है, दूसरा भाग आपको नहीं पढ़ना है। वैसे थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेंगे, लेकिन पहला भाग ही आपको पढ़ना है यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 7 जो कि 21 कहानियाँ हैं वो संपूर्ण कर दी हैं। क्लास आपको निःशुल्क मिल रही है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर संदेश भेजकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आपकी पेड रहेगी, जिसमें आपकी यूजीसी नेट और हरियाणा ऑब्जेक्टिव पेपर और सब्जेक्टिव पेपर तीनों ही पेपरों की तरह और प्लस में इंटरव्यू भी मात्र 999 रुपये की। जब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा तो भाई सब्जेक्टिव के लिए बहुत मेहनत के मैं नोट्स बना रही हूँ, फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आपको लेने हैं तो अभी इसी नंबर पर संदेश भेजकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। और इससे पहले यूनिट नंबर 7 की 21 कहानियाँ संपूर्ण हो चुकी हैं। 21 की 21 कहानियाँ निःशुल्क मिलेंगी, वो जरूर देखें। शेखर एक जीवनी उपन्यास हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित है। ये क्या है? अज्ञे द्वारा रचित है और ये इनका संपूर्ण नाम है। ठीक है, ये कई बार आपसे साक्षात्कार में पूछा जाता है और शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है, तो इसका नाम संपूर्ण आप जरूर याद रखेंगे। शेखर एक जीवनी किसकी? अज्ञे की रचना है। ये उपन्यास क्या है? 2 भागों में है। ये उपन्यास कितने भागों में है? 2 भागों में है। शेखर एक जीवनी पहला भाग का नाम क्या है? उत्थान। और शेखर एक जीवनी दूसरा भाग क्या है? संघर्ष है। इनमें से पहला भाग ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित, यानी पहला भाग ही आपके यूजीसी नेट हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में। इसके अलावा अगर नेट का पाठ्यक्रम किसी दूसरी परीक्षा में लगाया तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अज्ञे का जन्म, यानी जब भी हम उपन्यास, नाटक, कहानी जो भी पढ़ते हैं तो क्या है, उससे पहले उस लेखक के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, तो क्योंकि ये भी पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशी नामक स्थान पर हुआ था। और ये क्या है? ऐतिहासिक स्थान है, यानी ऐतिहासिक स्थल है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। 7 मार्च 1911 को क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण 1930 से लेकर 1936 तक विभिन्न जेलों में रहे, यानी 30 से लेकर 36 यानी 6 साल तक क्या आगे जेल में भी रहे हैं। इन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, वाक और एवरी मैच जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। अब ये संपादक किस किस के रहे हैं? सैनिक के रहे हैं, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, नवभारत टाइम्स, वाक, एवरी मैच, जिसमें से महत्वपूर्ण ये 3 तो बार बार पूछे जाते हैं। सैनिक, विशाल भारत और प्रतीक। दिनमान के क्या है? नामवर सिंह भी रहे हैं और अज्ञे भी रहे हैं, तो ये तीनों आप तो जरूर याद रख लेंगे। सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, इसके अलावा दिनमान है, नवभारत टाइम्स है, वाक है, एवरी मैच आदि। 1980 में वत्सल निधि की स्थापना की। 1980 में किसकी की? वत्सल निधि की स्थापना की। 4 अप्रैल 1987 को अज्ञे का निधन हो गया। अब क्या है, 1911 में तो जन्म हुआ है और 1987 में इनकी क्या है? मृत्यु हो गई, यानी निधन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी पहला भाग 1941 और कहीं कहीं आपको ये 1940 भी मिलेगा। कहीं आपको कि मैम ने तो गलत पढ़ा दिया, भाई हमने तो 1941 बता रही, वहाँ तो पेपर में 40 आया हुआ था। तो ये 1940 और 1941 आप दोनों याद रखेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, या तो 40 ही आएगा या 41 ही आएगा, लेकिन आपको दोनों याद रखने हैं। दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ।
शेखर एक जीवनी को अपने युग और समाज का प्रतिबिंब मानते हैं। अज्ञे क्या है? शेखर एक जीवनी को अपने युग के समाज का प्रतिबिंब मानते हैं, यानी प्रतिबिंब मतलब दर्पण, शीशा। देखो कई विद्वान इसको बोलते हैं कि शेखर एक जीवनी अज्ञे की ही जीवनी है, जब अज्ञे खुद इसको अस्वीकार करते हैं कि मेरी जीवनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भाई मैं बिना माइक की वीडियो बना रही हूँ तो मुझे काफ़ी समस्या क्योंकि मेरा माइक हो गया खराब। वे मानते हैं कि मेरा समाज और मेरा युग बोलता है। मेरे युग का प्रतीक यानी शेखर एक जीवनी क्या है? मेरे युग का प्रतीक। शेखर युग का प्रतीक है। भाई शेखर क्या है? जो उस समय का युग था उसके प्रतीक है। अज्ञे के अनुसार शेखर एक जीवनी घनीभूत वेदना की एक रात में देखी हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। मतलब एक रात में जो उन्होंने देखा उसको शब्दबद्ध यानी उसने अपने विचारधाराओं में एक रात में जो उसने सोचा उसको लिख दिया अपने विचारों में। कुछ आलोचक इसे अज्ञे की आत्मकथा कृति मानते, यानी अज्ञे की ही ये जीवनी है, यानी अज्ञे की ये आत्मकथा है, उन्होंने अपने बारे में लिखा। लेकिन अज्ञे इस बात को मना करते हैं। शेखर का कहना कि ये आत्म जीवनी नहीं, यानी मेरी जीवनी नहीं है ये। उपन्यास की भूमिका में अज्ञे कहते हैं वह आशा करना व्यर्थ है, यानी ये आशा करना बेकार है। शेखर जो केवल एक जीवनी ही नहीं, एक व्यक्ति अपने मुंह कही हुई जीवनी है, उसके लेखन की जीवनी नहीं मान ली जाएंगी, यानी मेरी जीवनी बिल्कुल सरासर मना कर रहे हैं। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। शिशु मानस के चित्र में सच्चाई के लिए मैंने शेखर के आरंभ में खंडों अपने जीवन का घटनास्थल चुने। मतलब कहते हैं कि कुछ मेरी घटनाओं से जुड़े हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये मेरी जीवनी नहीं है। और आपको भी लगेगा जब आप ये पढ़ोगे, भूमिका हम पढ़ेंगे और आपको भी लगेगा, ठीक है ना, आपको भी ये लगेगा। थोड़ी भूमिका से प्रश्न आते हैं तो भूमिका मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। वेदना में एक शक्ति जो दृष्टि है, मैं ये यातना वैसे दृष्टा हो सकता है। शेखर एक जीवनी में मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है, यानी मैंने 10 वर्षों से मेहनत की इसके लिए। 10 वर्षों में मैं अभी कुछ देर है, लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई है। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन शब्द करने का प्रयत्न किया है। आप इसे शेखी समझ सकते हैं। शेखी मतलब कि ये कि तारीफ, अपने आप की बड़ाई करना बोलते हैं, शेखी बखार रहे हो। मेरे कहने का प्रयोग ये नहीं है कि इतना बड़ा पोथा मैंने एक रात में गढ़ डाला, मतलब इतना बड़ा पोथा मैंने, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि मैंने इतना बड़ा पोथा एक रात में लिख दिया। आप मेरे एक शब्द को भी ध्यान से पढ़िए। शेखर घनीभूत वेदना की एक रात में देखे विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। ये नहीं कि देखो अब क्या सोचने में तो एक रात लग जाता है, लेकिन क्या है जब लिखने बैठो तो एक रात की कहानी एक रात में नहीं लिखी जा सकती। कहने उस रात में मैंने जो कहानी घड़ी और इस पोथे को मैंने धीरे धीरे लिखा है, और ये क्या है, एक उपन्यास है। संभव आप जानना चाहें वह रात कैसी थी, किंतु निजी बातों का वर्णन शक्य नहीं होता, न उसका आपके लिए कोई प्रयोजन है। मतलब मैं बता भी दूं तो आपका कोई उद्देश्य नहीं होगा उसमें, आपके लिए तो ये एक सिर्फ वर्णन है। यही मैं तो हो सकता है मैंने उसे विजन देखा था। वह रात मुझे उपलब्ध कैसे हुई इसके संबंध में इतना बता सकता हूँ कि जब आधी रात को डाकुओं की तरह आकर पुलिस मुझे बंदी बना लेगी, उसके तत्काल बाद पुलिस उसे उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत फिर कहा सुनी, फिर थोड़ी सी मारपीट भी हो गई। मतलब रात को क्या है, आगे को पकड़ ले गई पुलिस। तो ये हालांकि कि मना करते हैं इस बात को, लेकिन देखो आपको भी लगेगा कि ये आगे की जीवनी है। मारपीट हुई तब मुझे ऐसा दिखने लगा कि मेरे जीवन की इतनी शीघ्र होने वाली है, मतलब फांसी का पात्र मैं अपने को नहीं समझता था, न अब समझता हूँ। लेकिन उस समय की परिस्थिति और अपनी मनस्थिति कारण मुझे असंभव नहीं लगा। मतलब कि देखो पुलिस पकड़ लगी और मारपीट हो रही है तो ऐसा ही लगेगा, और क्या फांसी सुनाई जा रही है तो उसे लगेगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। बल्कि मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि ये भविष्य तब मेरे सामने है। ऊपर मैंने कहा कि घोर यातना व्यक्ति को दृष्टा बना देती है।
कि मेरी मनोस्थिति, मेरी मनोभाव घेर से बाहर निकलकर एक समस्या रूप मेरे सामने आई है। अगर यही मेरे जीवन का अंत है तो उसे जीवन का मोल क्या, अर्थ क्या, सिद्धि क्या। मतलब मेरे जीवन का, जैसे पुलिस पकड़ लेगी, मारपीट हो रही है, तो यही क्या, ये मेरे जीवन का यही सिद्धि है। व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए इस जिज्ञासा की अनसकता में निर्ममता के यातना की सर्ववेदी दृष्टि में आगे मेरे जीवन का धीरे धीरे खुलने लगा। निजों और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं, एक घटना के रूप में, सामाजिक तथ्य के रूप में, और धीरे धीरे कार्य कारण परंपरा के सूत्र में सुलझ उलझ कर हाथ में आने लगी। तो देखो, भूमिका आप जरूर पढ़ लेना, और आपको शायद बोरिंग भी लगे, लेकिन इससे प्रश्न आते हैं। पोपटने तक सारा चित्र बदल गया। मतलब सुबह पोपटने, सुबह का मौसम हो तो 5-6 बजे का, वो वाली बात है। अर्थ के बहुत से सूत्र मेरे हाथ में थे, लेकिन देह जैसे झर गई थी, धुल गई थी। तो ये पंक्तियाँ पूछी जा सकती है कि देह जैसे झर गई थी, धुल गई थी, और थक कर मैं, शांति पाकर मैं सो गया और 2 दिन तक सोया रहा। तो ये पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं, लेकिन देह झर गई थी, धुल गई थी। ये पंक्तियाँ किस उपन्यास से हैं या नाटक से हैं? तो 4 आपके पास ऑप्शन होंगे। तो ये ऐसे कर एक जीवनी से पंक्तियाँ हैं। यही उस रात के बारे में कहता हूँ कि मेरे बाद महीना भर कुछ नहीं हुआ। 1 मास बाद जब मैं लाहौर जिले के अमृतसर जेल ले जाया गया, तब लेखन सामग्री पाकर मैंने 4-5 दिन में उस रात में समझे हुए जीवन के अर्थ और उसकी तर्क संगति को लिख डाला। पेंसिल से लिखे हुए 300 पन्ने शेखर, यानी पेंसिल से लिखे, ऐसे किससे लिखे, पेंसिल से लिखे हुए 100 पन्ने, यानी 300 पन्ने शेखर एक जीवनी की नींव है। इसके बाद 9 वर्ष तक अधिक मैंने उसे प्राण दीप्ति को एक शरीर देने में लगाए, यानी 9 वर्ष के बाद उसे फिर से लिखा, उसी को शरीर देने के लिए। इसलिए वैसी तीव्रता केवल कल्पना के सहारे नहीं मिल सकती, इस जीवन में ही मिल जाए तो कल्पना से उसे संयत किया जा सकता, पूर्वापर का जामा ही पहनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, भूमिकाओं से प्रश्न बनते हैं। संगति को लिख डाला। 1 मिनट, यही है भाई, संगति को लिख डाला। 1 मिनट। पेंसिल से लिखकर 300 पन्ने एक शेखर एक जीवनी की नींव है। इसके बाद 9 वर्ष अधिक मैंने प्राण दीप्ति एक शरीर देने में लगा। 1 मिनट भाई, तो ये दोबारा से रिपीट हो गया है। जो मैं महत्वपूर्ण वही बताऊंगी आपको, पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न आ जाए। भूमिकाओं से बहुत प्रश्न बनते। एक के बाद 9 अधिक मैंने प्राण दिव्य शरीर को देने में लगाए, उसी शरीर देने के लिए। इसलिए मैंने तीव्रता केवल कल्पना के सहारे नहीं मिल सकती, जीवन में मिल जाए तो कल्पना उसे संयत किया जा सकता, पूर्वापर का जामा पहनाया जा सकता है। यदि आपने क्रांतिकारियों के जीवन का कुछ भी अध्ययन किया होगा तो आप पाएंगे कि अथक कार्यशल इन प्राणियों के सारे कृत्य नीचे छपी हुई है। मतलब उस समय क्रांतिकारी होते थे, जेल जाते थे, तो उनकी बड़ी यातनाओं का सामना करना पड़ता था और बड़ा ही उनकी कष्टदायक जीवन होता था। शेखर एक जीवन में आप देखोगे एक कठोर नीति रहती थी। क्रांतिकारी अंतगो तो एक प्रकार के नीतिवादी होते थे, लेकिन एक नीति उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता था, वह उन्हें निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता था। इसमें वह गीता के कर्मयोग से एक सीढ़ी आगे होता था, क्योंकि एक कर्ता को निरानिमित नहीं बना देता। यदि यूँ तो कहा जाए, क्रांतिकारी की नीतिवादी अटल निर्यात की स्वीकृति न होकर जीवन की विज्ञान संगति कार्य परंपरा पर गहरा यथार्थी विश्वास होता था, सच्चाई के निकट होगा। मेरा ख्याल है आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी कुछ इसी प्रकार की नहीं होती, यानी घोर भाग्यवाद। ये मतलब कोई जो क्रांतिकारी जेल काट रहे थे उसमें घोर भाग्यवाद नहीं था। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या है, जैसे उस समय 1941 के समय की बात है भाई, तो उस समय क्या अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, जो जवान युवा थे क्रांति के लिए आ गए। तो शेखर एक जीवन के क्रांतिकारी नायक ने अपने जीवन में इसी नीति के सूत्र को पहचानने का प्रयत्न किया, क्योंकि उसे पहचान लेना है, जीवन को समझ लेना है, उसकी पूर्ति पा लेना है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी घटना से अपनी सिद्धि एक मार्ग है। तो यहाँ से प्रश्न ये आ सकता है, अतः प्रत्येक घटना स्वयं अपनी सिद्धि है,
यह भी एक मार्ग है, लेकिन इस तरह परंपराओं को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता उसके लिए जीवन को सहने बनाने का दूसरा उपाय नहीं हो सकता। मतलब कि देखो, जब हम जिंदगी में हार जाते तो कहते हैं भाई भाग्य में लिखा था, तो वो एक जीने का सबसे बड़ा रास्ता है। तो ये लाइनें पूछी जा सकती हैं किससे है, तो शेखर एक जीवनी से। इसलिए आप पाएंगे जीवनी के पहले भाग में शेखर अपने बाल्यकाल की छोटी छोटी घटनाओं को जांच कर रहा है, मतलब याद कर रहा है छोटी छोटी घटनाओं को। बाल्यकाल का अध्ययन स्वयं अपना महत्व रखता है। विदेशी के कई कलाकारों ने बाल्य मन का अध्ययन और चित्रण किया, लेकिन जीवनी में अध्ययन साध्य नहीं है। वह केवल उन सूत्रों को खोजने का साधन जो होते प्रत्येक जीवन में, किंतु जिन्हें देखने की शक्ति सदा नहीं होती, वह तो सब मिलती है। जब किसी घटना की चोट में शरीर दीप्त हो जाता है, तब यातना ही तीव्रता की सूक्ष्म दृष्टा बन जाती है। अपनी रचना के बारे में कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मतलब कि जो भी, देखो ऐसा ही परीक्षा गुरु में आया कि आप मुझे पढ़कर बताओगे ये आया रचना कैसी है। ये आप उदरी है जो रमणीय का गुप्ता की जीवनी, उसमें भी कुछ ऐसी ही पंक्तियां हैं। शेखर एक जीवनी में भी है। तो ये तीनों लाइनें आपको कंफ्यूज कर सकती है। आप उदरी में भी कहा है कि मैं नहीं कहूँगी मैं अच्छी हूँ, तो आप मुझे पढ़कर बताओगे, तो वो ऐसे ही परीक्षा गुरु में। और वैसी तो ये तो एक शेखर एक जीवनी की क्या लाइनें हैं, याद रखेंगे। लेकिन शेखर का एक और अपना संबंध ध्यान में रखते मुझे लगता है इसी में जीवन की मानता और इसकी दीनता मानता है। इसलिए उसकी जिज्ञासा में लगन है, निष्ठा है, दीनता है। स्थिरता के कारण कई जगह सच्चा शोधक न रहकर केवल हेतुवादी रह जाता है। उसका हेतुवादी कर्ण और दैनीय जान पड़ता है। मतलब कि आदमी क्या है, जब मान लीजिए कि उस समय के क्रांतिकारी लड़ रहे थे देश के लिए, तो अंग्रेज जो चाहे अत्याचार कर रहे थे उन्हें बुरा, वो जो उनकी नज़र में तो बुरे थे ना लोग, वो ये थोड़ी ना कि उन्हें अच्छे कहेंगे। सो संक्षेप में कह सकते हैं शेखर एक जीवनी की बुनियादी की कहानी है। यानी शेखर एक जीवनी क्या बुनियादी कहानी है, एक ऐसे युवा की जो कि अपना वजूद, अपना संघर्ष, अपना काम खुद करना चाहता है। आप कहेंगे कि ये तो एक विजन नहीं है, एक तर्क प्रणाली है, एक फलसफा है, लेकिन मैं मानता हूँ एक फलसफा भी अंतर्दृष्टि है, विजन है। और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए हम फलसफे के हिंदी नाम की शरण लेता हूँ, दर्शन। हालांकि आपको ये फालतू की बातें लगी होंगी, मुझे कईयों ने अगर इसको नहीं पढ़ा है तो, लेकिन मैं कहती हूँ कि भूमिका आप पढ़ लिया करो, ठीक है ना। एक सेकंड के लिए यहाँ देखेंगे। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार, लेखक रामचंद्र तिवारी के अनुसार शेखर एक जीवनी सशक्त और प्रौढ़ रचना है। कदाचित ही किसी उपन्यासकारों ने अपनी प्रथम कृति में कलात्मक प्रौढ़ता का निर्देशन किया होगा, जो आगे कर सकते हैं। अपनी कृति फ्लैशबैक शैली में जो लिखी गई है। फ्लैशबैक शैली का मतलब होता है जो पीछे की, यानी कहानी क्या है, वर्तमान से शुरू होगी और अतीत की तरफ जाएगी, उसे फ्लैशबैक शैली कहते हैं। यानी पीछे बीती हुई घटनाओं को याद करके लिखना। शेखर एक क्रांतिकारी विद्रोही है, उसे फांसी की सजा हुई है। अपने जीवन की अंतिम रात में अपने समूचे अतीत को एक बार पुनः जी लेना चाहता है। यानी शेखर को फांसी की सजा हुई है और वो फिर से जीना चाहता है। शेखर एक अहमवादी व्यक्ति, अहमवादी मतलब कि अपने तक सीमित रहने वाला, बाहर किसी से कोई लेना देना नहीं। एक सामाजिक बंधन के प्रति विद्रोह करता है, यानी समाज में जो बुराई है उसका विद्रोह करता है। उसका अहम एक पुरुष हर पुरुष की आदर की अपेक्षा करता है और हर स्त्री से समर्थन की। तो ये देखो कितनी स्त्रियों के प्रति आसक्त रहता है, ये आप इसके उपन्यास में पढ़ेंगे। कथानक की मूल संवेदना अभी शुरू होती है। तो शेखर एक जीवनी का पहला भाग का क्या नाम है, उत्थान। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले भाग का क्या नाम है, उत्थान। कितने खंडों में है, 4 खंडों में है, 4 खंडों में है और प्रवेश शिक्षक के पश्चात है। तो देखो शेखर एक जीवनी 1940 से 41 में लिखी गई है। दोनों आ सकते हैं, मतलब दोनों याद करने हैं। तो इसमें कितने हैं, 2 भाग। वैसे इसमें क्या है, 2 भाग और 2 भागों में एक 1940 का है, दूसरा 44 का है। तो 1940 वाला भाग है जो शेखर एक जीवनी में, उसमें कितने खंड है, 4 खंड है। पहले भाग में कितने खंड है, 4 खंड है। तो ये पूछे जा सकते हैं और इनके नाम ये आए हुए हैं पेपर में।
ठीक है, ये नाम आप याद कर देंगे। उषा और ईश्वर, पहले भाग का नाम है उषा और ईश्वर, दूसरे भाग का नाम है बीज और अंकुर, तृतीय भाग का नाम है प्रकृति और पुरुष, और चतुर्थ भाग का नाम पुरुष और परिस्थिति। ठीक है, तो ये क्या है, आपको ये क्रम से लगाने भी आ सकते हैं और आ सकते नहीं, मतलब आए हुए हैं। पीछे आपने देखा होगा 2023 के पेपर, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। उषा और ईश्वर पहले भाग का, दूसरा खंड का नाम बीज और अंकुर, तीसरे खंड का नाम है प्रकृति और पुरुष, और चौथे खंड का नाम है पुरुष और परिस्थिति। पहले भाग में शेखर जेल में कैद अपनी विचार श्रृंखला में उलझा हुआ है। मतलब कई बार हम भी उलझ जाते हैं, अपने विचार बना लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं, फिर आते हैं, फिर बिगाड़ लेते हैं। ऐसे ही उसे फांसी होने वाली है। वह एक एक करके अपने जीवन की विगत घटनाओं के बारे में सोचता है और भीतर ही भीतर उद्वेलित होता है। मतलब कि जो उसकी घटनाएं बीत चुकी हैं उनमें क्या सोचता है और वो परेशान हो रहा है। उद्वेलित मतलब उसे क्या है, उत्साही होता है ना, दुखी, उस तरह से। फांसी की सजा के प्रति वह सोचता है कि फांसी दूसरों की शिक्षा देने के लिए, मतलब फांसी क्या है, दूसरों की शिक्षा देने के लिए, हर पर किसी शिक्षा के है कि जीवन के प्रति आदर भाव सिखाने के लिए उसे ही घोर हृदय उपेक्षा का प्रदर्शन किया जाए। मतलब दूसरों को शिक्षा दिखाने के लिए, लेकिन क्या ये मुझे ही देनी होगी। सबसे पहले वह अपने चचेरी बहन शशि को याद करता है। सबसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शेखर सबसे पहले किसको याद करता है, शशि को याद करता है, जो कौन है, उसकी चचेरी बहन है। वह उसे अपनी प्रेरणा शक्ति मानकर देवी समझता है, उसे प्रेरणा शक्ति मानकर देवी समझता है। शशि के गायन को सुनकर शेखर को लगता है कि क्या कथा था जो मुझे जागता था उसे गान सुनकर, मतलब क्या गाती थी कि भी उसे मैं जाकर उसे गाने सुनता था। प्रेम या व्यथा या उत्साह या तीनों, मतलब मुझसे उसे प्रेम था या क्या युत्सा थी या फिर व्यथा थी, क्या थी। शेखर शशि के प्रति अपने सम्मान को स्वीकार करता है, मतलब अट्रैक्शन जिसे आप कहते हैं, सम्मान मतलब अट्रैक्शन होना। आगे एक बजरे हाउस बोट का वर्णन है जो श्रीनगर छोड़कर जा रहा है। उसमें शेखर अपने परिवार के साथ है। उसे अपनी बहन सरस्वती, ये सरस्वती इसकी बहन का नाम पूछा जा सकता है। जैसे आपको ये प्रेरणा स्रोत मानता है सरस्वती को और अपना गुरु भी मानता है। ये अपनी बहन से बहुत प्रभावित है। फिर है शारदा से भी ये प्रेम करता है। फिर शीला विद्यार्थी है की स्मृतियाँ आती हैं, मतलब कि सबको एक पहले तो शशि को याद करता है, फिर अपनी बहन को सरस्वती को याद करता है, फिर शारदा, फिर शीला विद्यार्थी स्मृतियाँ आती हैं। शेखर को लगता है कि उसका जीवन एक अभिशाप है जिसे वह मुक्त नहीं हो सकता, मतलब कि मेरा जीवन एक अभिशाप है जिसे मैं मुक्त नहीं हो सकता हूँ। उपन्यास के प्रथम खंड उषा और ईश्वर में शेखर के जन्म और प्रारंभिक बाल्यकाल का वर्णन है। पूछा जा सकता है उषा और ईश्वर में किसका वर्णन शेखर के, तो ये क्या शेखर के जन्म और प्रारंभिक जीवन बाल्यकाल का वर्णन है। बौद्ध विहारों के खंडर में शेखर का जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है, बौद्ध विहारों के खंडर में। पिता सोचते हैं कि इसका नाम बुद्धदेव रखना चाहिए। पिता क्या है, बोलते हैं कि बुद्धदेव नाम रखना चाहिए। माँ कहते हैं मैं इसे टाऊ कहूँगी। माँ क्या कहते हैं, मैं इसे टाऊ कहूँगी। शेखर को विगत जीवन की स्मृतियाँ याद आती रहती। शेखर को लगता है कि अंता, वह और सेक्स, ये तीनों प्रेरणाएं प्रत्येक मानव जीवन का अनुशासन करती है। शेखर 3 वर्ष की आयु में अत्यंत गंभीर रहने लगता है। हर कार्य के प्रति स्वयं को उत्तरदायी समझता है, मतलब वो अच्छा करता है बुरा करता है, अपना कार्य स्वयं करना चाहता है, किसी को उत्तरदायी नहीं मानता, अच्छे में भी बुरे में भी। अनेक कार्यों के प्रयत्न में उसे लगता है कि वह चिड़चिड़ा होता जा रहा है। शेखर को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा जाता है, लेकिन अपनी शरारती स्वभाव के कारण वह टिक नहीं पाता है। ऐसे में बड़ी बहन सरस्वती उसे घर पर ही पढ़ाती है। शेखर बहुत सोचता है, बहुत अधिक प्रश्न करता है, तो ये अपनी बहन सरस्वती से बहुत प्रभावित है और काफ़ी महिलाओं से ये अपनी ज़िंदगी में प्रभावित होता है। सबकी एक एक करके नाम तो मैंने बता दिए, घटनाएं आप देखोगे। वैसे किसी ने पढ़ा होगा लेकिन नहीं पढ़ा है तो आज आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। परिणाम सब घर वाले उसके स्वभाव से परेशान रहते हैं। शेखर को फूल के साथ खेलने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि वह छोटी जाति की लड़की है। फूल यहाँ क्या है, एक लड़की का नाम है और उसके साथ बचपन में खेलने से मना किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ऊंची जाति यानी छोटी जाति की लड़की है।
ऐसे ही घर में रसोइयाँ रखना, गोमती की बाढ़, पुस्तक लिखने की जिज्ञासा आदि प्रसंग शेखर की विचार श्रृंखला को निर्मित करते हैं। वह हर जगह शांति की तलाश में रहता है, उसे कभी भी प्राप्त नहीं होती। शशि से उसका बचपन में संक्षिप्त परिचय हो जाता है। तो शशि के प्रति क्या इसे अट्रैक्शन है। शेखर अपने आसपास घटने वाली हर बात की जानकारी चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि कोई भी उसे सच नहीं बताता और वह अपने भीतर एक दुनिया का निर्माण करता है। शेखर जानना चाहता है कि बच्चे क्यों होते हैं, मतलब कि बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, बड़ी उत्सुकता होती है, लेकिन उसका जवाब उसे कहीं नहीं मिलता है कि बच्चे क्यों होते हैं। लेकिन वह यह भी नहीं जानता कि उसमें इस विषय में माता पिता बहन नौकर उसे कुछ नहीं बताएंगे, और वो ये भी नहीं जानता कि ये क्या, माता से पूछता है, पिता से, बहन से, तो कोई कुछ नहीं बताएंगे बच्चे क्यों होते हैं, कहाँ से आते हैं। धीरे धीरे प्रकृति के नज़दीक होता जाता है। वो तो बात सही है भाई, उम्र के साथ अपने आप पता चलने लगता है। उसकी मैत्री प्रतिभा होती है, लेकिन उपेक्षा पाकर वह उससे दूर हो जाता है। परिस्थितिवश अपने मानस की निर्मित में शेखर नास्तिक हो जाता है, मतलब एक ऐसा समय आ जाता है जो भगवान को मानने से इनकार कर देता है कि भगवान होता ही नहीं है, वो क्या नास्तिक हो जाता है। वह मन ही मन पूछता है, ईश्वर क्या सचमुच तू है। मन ही मन सोचता है, क्या ईश्वर तुम सचमुच है। द्वितीय खंड बीज और अंकुर। पहला खंड किसने बनाया, उषा और ईश्वर। दूसरा खंड क्या है, बीज और अंकुर, और एक क्रम से लगाने भी पूछे गए थे, याद रखेंगे। अंकुर में शेखर की उम्र के साथ साथ उसकी शरारतें भी बढ़ती जाती हैं। अब उसकी खोज मुक्ति है, उसकी तलाश में वह गंगा नदी के किनारे भटकता रहता है। शेखर गांधी जी से प्रभावित होता है। असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर वह घर के सारे विदेशी कपड़ों की ओली जला देता है। इसके लिए उसे मार भी खानी पड़ती है। अंग्रेजी भाषा से भी घृणा करने लग जाता है, बिल्कुल गांधीवादी बन जाता है। शेखर को सारे रिश्ते नाते बंद नजर आते हैं, वह अब से छूटने के लिए छटपटाता रहता है। शेखर को पढ़ना अच्छा लगता है, किताबें उसकी साथी हैं और वह अंग्रेजी साहित्य पढ़ता है। अपने स्वभाव में विजय पाने के लिए शेखर चोरी करता है, चुगलखोरी करता है। वह लगातार अपने हृदय विरोधाभास से लड़ता रहता है और महसूस करता है कि जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण सहज नहीं है। मतलब धीरे धीरे उसमें क्या, अपने खुद में ही कमियां नजर आने लगती है। तृतीय खंड प्रकृति और पुरुष। तीसरा खंड कौन सा है, प्रकृति और पुरुष। और मैंने कहा ना, ये सारे खंड आपको ये नाम याद करने हैं। शेखर की जिद और वितृष्णा बढ़ती जाती। वितृष्णा मतलब कि जिज्ञासा बढ़ती है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारे सवाल उसके मन में उठने लगते हैं। शेखर अपनी बहन सरस्वती से कुछ आश्रय पाता है, लेकिन उसकी शादी हो जाने से वह अधिक खिन्न हो जाता है और भटकते रहना शेखर के स्वभाव में। मतलब उसकी बहन जो उसे पढ़ाती थी, उसकी भी शादी हो जाती है। अब उसके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं बचता है। वह बिना बताए घर से निकल जाता है। प्रकृति का सामीप्य प्राप्त कर अपने चित्त को शांत करने का प्रयत्न करता है। टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, शेली, कृष्णा, ट्रोजटी, भाई सामान बेचने वाला आ गया है भाई, इनका भी अपना रोजगार है, तो इसमें आप एडजस्ट करना सीख लो। मैंने तो कर लिया है। सारे कवियों की कविताएं पढ़ डालता है। इतने कवियों के, देखो कितना पढ़ाकू बच्चा था ये। टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, शैली, कृष्णा, रोजटी, स्कॉट जैसे कवियों की कविताएं पढ़ता है। शेखर के अंधकार में जीवन में बिजली की तरह चमकते हुए शारदा आती है। पहले तो क्या, शशि से अट्रैक्शन था उसे, सरस्वती उसकी बहन का नाम है, और फिर उसके बाद ये शारदा से प्रभावित होता है। शारदा का सानिध्य पाकर शेखर कुछ आनंद महसूस करता है। वह शारदा से प्रेम करने लग जाता है। शारदा के मन में शेखर के प्रति विशेष अनुभूति है। पहले किससे, शशि से प्रेम करता है, अब वो शारदा से प्रेम करता है। लेकिन इसी बीच शेखर परीक्षा देने के लिए लाहौर चला जाता है। लाहौर में वह शशि के घर पर रुकता है। अब क्या है, दोबारा से शशि से मिलता है। क्यों मिलता है, अभी पेपर देने के लिए कहाँ गया था, लाहौर गया था। वहाँ उसे शशि का सम्मान प्राप्त प्रभावित करता है, लेकिन परीक्षा के बाद वह पुनः घर लौटता है। शारदा तब तक वहाँ से जा चुकी होती है। अब क्या, पेपर देने गया वहाँ भाई दोबारा से शशि मिलती है, और फिर पेपर देकर वापस लौट के आता है, तो फिर शारदा वहाँ नहीं मिलती है। शेखर शांति के संपर्क में आता है। अभी किसके शांति के संपर्क में आता है, जो बीमारी के कारण मरणासन अवस्था में, शांति को छूने पर शारदा की स्मृति हो जाती है और मन ही मन उद्वेलित हो उठता है। शांति की मृत्यु पर वह देखने नहीं जाता है। अब है चौथा खंड, पुरुष और परिस्थिति। तो चौथे खंड का क्या नाम है, पुरुष और परिस्थिति। और ये प्रश्न पूछा गया है 2023 के पेपर में।
शेखर कॉलेज की पढ़ाई के लिए मद्रास आ जाता है। बड़े शहर में आकर अधिक, देखो हर परीक्षा में पूछे जा रहे प्रीवियस अगर आपने पढ़े हों तो इसमें मद्रास का जिक्र है, इसमें इलाहाबाद का, इसमें सभी क्या नाटक उपन्यासों में स्थान का नाम आ रहा है। तो स्थान का याद रखें, पढ़ाई करने के लिए कहाँ आता है, मद्रास आता है। एक बड़े शहर में आकर अधिक अकेलापन महसूस करता है। बच्चे का जन्म कैसे होता है इस पुस्तक में जान लेने के बाद शेखर इस क्रम से और हर स्त्री से घृणा हो जाती है, लेकिन उसे ये भी लगता है कि संसार स्त्रियों के बिना नहीं चल सकता। एक तरफ तो स्त्रियों से घृणा करता है और एक तरफ से कहता है कि संसार इनके बिना नहीं चलता है। हॉस्टल से रहते हुए कुमार उसका मित्र बनता है। उसके मित्र का क्या नाम है, कुमार। ये हो सकता है पूछा जाए। हॉस्टल में रहते हुए कुमार उसका मित्र बनता है, लेकिन ये मित्रता स्वार्थवश होती है। शेखर के पैसे खत्म होते ही कुमार उससे दूर हो जाता है। तो कुमार कैसा स्वार्थी है, जब तक शेखर के पास पैसा होता है तब तक साथ रहता है और पैसा खत्म होते ही उससे दूर हो जाता है, जो कि आजकल का ज़माना है। अपने ब्राह्मण हॉस्टल के प्रवेश में तंग आकर शेखर अछूत जाति के हॉस्टल में रहने चला जाता है। शेखर सदाशिव राघवन देवदास की सहायता से जागरण अभियान चलाता है। उसके इस अभियान में एंटीगोनम क्लब नाम से दिया जाता है, मतलब इसके अभियान का क्या नाम दिया जाता है ये भी शायद पूछा जाए, तो याद रखें अभियान का नाम दिया जाता है एंटीगोनम क्लब। शेखर अछूत बस्ती के बच्चों की मुफ्त रात्रि पाठशाला में पढ़ाने लगता है। वह सोचता है कि आजीवन अविवाहित रहकर इन्हीं लोगों की सेवा करेगा, लेकिन धीरे धीरे इस माहौल से भी उसका जीव भर जाता है। वो एक जगह से टिक कर नहीं बैठता भाई, उसका कभी किसी से मन भर जाता है, कभी किसी। इसका कारण उसका अस्थिर मन है और उसे कहीं भी टिकने नहीं देता है। शेखर का मित्र सदाशिव उसे पढ़ाई करने के लिए अपने घर बावनकुर त्रिवेंद्रम चलने के लिए कहता है। शेखर को यहाँ आता है कि शारदा का जन्म स्थान है, वहाँ रहते एक दिन वह शारदा से मिल लेता है। अब दोबारा वो शारदा से मिलता है, लेकिन पूर्व स्मृति में शारदा को कहता है कि कहो कि तुम मुझे प्यार करती हो। शारदा कहती है कि तुम्हें प्यार, मुझे खेद है कि मैंने तुमसे कभी बात भी की। क्या अब शारदा के मन में उसके प्रति कोई जज्बात नहीं रहता है। वो जब शारदा से दोबारा मिलता है कि तुम कहो कि मुझसे प्यार करती हो, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो क्या, इस बात का दुख है, खेद मतलब दुख है कि मैंने कभी तेरे बारे में बात भी की। शेखर पूरे मद्रास आता है। अब शेखर का मन वहाँ नहीं लगता, पुनः मद्रास लौट आता है। अंत में मद्रास से भी वे विदा ले लेता है। अब देखो इसमें घटनाएं हैं और एक बार मैं फिर से कुछ बचे हुए भाग हैं वहाँ पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। शेखर को फांसी की सजा होना, जेल में जीवन की स्मृति में हृदय का उद्वेलित होना, ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। शेखर का बचपन से अत्यंत गंभीर और चिड़चिड़ा होना, शेखर स्कूल में घर पर मास्टर जी के साथ पढ़ाई नहीं करना, बड़ी बहन सरस्वती और शेखर को पढ़ाया जाना, शेखर का सरस्वती पर सम्मोहन, बचपन से ही क्या है जाति पाति के बंधनों में विश्वास नहीं करना, शेखर का बचपन से विद्रोही स्वभाव होना, शेखर द्वारा हर स्थान पर जीवन की शांति और लय की तलाश करना, शेखर का घर में उखड़ा हुआ रहना, शेखर द्वारा ईश्वर में विश्वास नहीं करना, बुद्धि और तर्क के आधार पर चीज़ों को स्वीकार करना, बुद्धि के प्रतिभा के साथ शेखर बचपन की मधुर स्मृति, उम्र के साथ शेखर की शरारतें, मन की शांति बढ़ते जाना, गांधीवादी और असहयोग आंदोलन का समर्थन करने पर विरोध को झेलना, शेखर एक हर जगह से प्रेम की तलाश करना, सरस्वती की शादी और उसका ससुराल चले जाना। सरस्वती कौन थी, इसकी बहन थी सरस्वती, ठीक है। वो अब क्या है, वो उसके गुरु मानता है सरस्वती को और क्या उससे क्या प्रभावित है, लेकिन वो क्या भाई शादी करके अपने घर चली गई तो वो बड़ा क्या है होता है, उदास होता है, क्योंकि अब उसे प्रेरणा देने वाला कोई नहीं है। शेखर मुक्ति की तलाश में भटकते रहना, प्रकृति से सामीप्य महसूस करना, शेखर और शारदा का प्रेम प्रसंग, शेखर और शारदा का प्रेम प्रसंग चलता है, उधर भाई उसका शशि से भी प्रेम प्रसंग चलता है। शारदा से प्रेम महसूस कर शेखर की चेतना को दिशा मिलना, शेखर की चचेरी बहन शशि से मिला, ये एक तरह से इसकी शशि है, चचेरी बहन भी है और इसकी क्या है दोस्त भी है, महिला दोस्त है। शेखर का शशि के प्रति सम्मोहित होना, कॉलेज की पढ़ाई के लिए मद्रास जाना, यहाँ छूतों के जागरण अभियान चलाना, मित्रों के साथ मिलकर सामाजिक जागरूकता एवं एंटीगोनम क्लब बनाना, पढ़ाई के लिए त्रिवेंद्रम जाना और शारदा से मिलना, शारदा द्वारा ठुकराए जाने पर पुनः मद्रास लौटाना, तो ये क्या है महत्वपूर्ण घटनाएं। अब देखेंगे यहाँ पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।
संपूर्ण कथा के आधार पर स्पष्ट है कि शेखर का व्यक्तित्व विरोधाभास से भरा हुआ है। इस संबंध में शेखर का कथन है कि शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा आदमी भी नहीं है। शेखर क्या कहता है कि वो बड़ा आदमी भी नहीं है, अच्छा आदमी भी नहीं है, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने के लिए कोशिश कर रहा है। उसके साथ चलकर आप पाएंगे कि आपके भीतर भी कहीं शेखर है और स्वतंत्र और ईमानदार है, और घोर ईमानदार जागरूक। तो ये क्या है, ये हर एक साथी में होता है भाई। आपको भी लगेगा कि हमारे अंदर भी शेखर है। आप क्या गलत बातों को समाज में विरोध करोगे, आपके मन में भी सवाल उठेंगे। तो शेखर इसमें देखा कि इसमें लग रहा है ना कि बिल्कुल आगे की जीवनी है, लेकिन आगे इसमें मना कर रहे हैं। शेखर के मन में बाल सुलभ वयसंधि की सारी जिज्ञासाएं सम। वयसंधि का मतलब होता है बचपन और जो है युवा अवस्था के बीच की अवस्था, जिसे किशोर अवस्था बोलते हैं, जो क्या बचपन और युवा अवस्था की जो एज होती है आपकी 13 साल के बाद की जो एज होती है उसे वयसंधि कहते हैं। वह जानना चाहता है कि बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, क्या क्यों होते हैं, लेकिन किसी से भी उसका जवाब न कर पाकर भीतर भीतर अशांत होने लगता है। शेखर कहीं कहीं पर कुंठित भी नजर आता है, लेकिन यह उसके व्यक्तित्व का एक स्वाभाविक पक्ष है। वह जिनमें शांति, लय, प्रेम और मुक्ति की तलाश में है, लेकिन जब इनमें से कोई भी स्थायी रूप से नहीं मिलता तो बेचैन हो उठता है। यही बेचैनी का उसका जीवन मार्ग तय करती है, जो कि दिशाहीन। शेखर नास्तिक है लेकिन निराशावादी। शेखर क्या नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, लेकिन निराशावादी नहीं है। वो हर बात को एक मैं कर लूँगा। प्रत्येक कठिन समय में निकल कर वो लगातार आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। तो ये भी देखें भाई, कठिन परिस्थिति से वो आगे निकलने का प्रयास करता है। फ्लैशबैक से ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी शैली में लिखी गई है, तो ये फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है। संस्कृत के शब्दों का सरल शब्दों में प्रयोग हुआ है। अब ये पात्र देख लेंगे, क्योंकि ये पात्रों से प्रश्न बनते हैं। पात्र आप हर एक कहानी, उपन्यास, नाटक के पात्र याद कर लेंगे, उनका प्रकाशन याद कर लेंगे, कितने खंडों में है ये याद कर लेंगे, और ये और नहीं याद कर सकते ना तो आपके जो सिलेबस में लगे वो तो आप जरूर याद कर लेंगे। उपन्यास के मुख्य पात्र शशि शेखर की चचेरी बहन है, और एक तरह से देखा जाए तो इसकी क्या दोस्त भी है, जो महिला दोस्त है। शारदा शेखर की प्रेमिका है। सरस्वती शेखर की बड़ी बहन है, जो कि शेखर की गुरु भी है। शेखर की क्या है, गुरु भी है। शेखर इससे प्रभावित रहता है, प्रेरित रहता है अपनी बहन से। फूला शेखर की बाल्यकाल की मित्र है। फूल आया है, फूल को फूला कहा जाता है। विद्यावती शशि की माँ है। विद्यावती कौन है, शशि की माँ है। ईश्वर दत्त और प्रभुदत्त शेखर के बड़े भाई हैं। ईश्वर दत्त प्रभुदत्त। जिनिया घर की आया मतलब घर को देखने वाली। प्रतिभा शेखर के बचपन की मित्र है, और मिश्रलाल प्रतिभा के पिता हैं, और हरिदत्त शेखर के पिता हैं। तो इस प्रकार से ये सारे पात्र याद कर लें। एक बार फिर मैं डिवीजन कर देती हूँ। शशि शेखर की चचेरी बहन है। शारदा शेखर की प्रेमिका है। सरस्वती शेखर की बड़ी बहन है। फूला क्या है, शेखर की बाल्यकाल की मित्र है। विद्यावती शशि की माँ है, और ईश्वर दत्त प्रभुदत्त शेखर के बड़े भाई हैं। जिनिया घर की आया है। प्रतिभा शेखर के बचपन का मित्र हैं। मिश्र लाल प्रतिभा के पिता हैं। हरिदत्त शेखर के पिता हैं, और गणेशी हरिदत्त के कार्यालय का क्या है, कुली है। तो गौण पात्रों से भी प्रश्न आते हैं, इन्हें भी आप याद कर लेंगे। रवि दत्त चंदू कला शेखर के बड़े छोटे भाई बहन हैं। अत्रि कौन है, शेखर की नौकरानी है। देव शेखर के घर की नौकरानी है। देवनाथ शशि का पिता है। कुमार ब्राह्मण हॉस्टल का स्वार्थी मित्र है, जिससे क्या पैसे खत्म होने पर वो शेखर से अलग हो जाता है। इसके अलावा सदाशिव, राघव, देवदास अनुसूचित जाति के हॉस्टल के मित्र हैं। तो भाई ये गौण पात्र भी आप याद कर लेंगे, क्योंकि गौण पात्रों से प्रश्न बनते हैं। एक बार थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। और इसके बाद हमने भूमिका पढ़ ली, और इसकी क्या कथानक पढ़ लिया हमने, और इसके पात्र पढ़ लिए। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं भाई, इसका क्या है, इसके कथन जरूर पढ़ेंगे। कथनों से प्रश्न आते हैं। तो शेखर एक जीवनी क्या है, शेखर एक जीवनी के 2 भाग हैं। आपके पाठ्यक्रम में एक भाग लगा हुआ है, जो कि क्या है 1940 से 41 का है। दूसरा भाग के 1944 का है। और ये भी आप याद रखेंगे कि
तो यहाँ देखिए महत्वपूर्ण उद्धरण कहें या कथन एक ही बात है। वेदना में एक शक्ति है, जो दृष्टि है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। क्षमा हृदय का धर्म है, लेकिन वह कर नहीं पाता है। मतलब क्षमा क्या, माफ़ करना क्या, वो ऐसे सब कर सकते हैं, लेकिन क्या है जल्दी से कर नहीं पाते हैं। और ये सारे कथन देखेंगे। मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं, ये तो इतना महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया, याद रख लेंगे। मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं, उत्पन्न होते हैं। विद्रोह बुद्धि परिस्थितियों से संघर्ष की सामर्थ्य, जीवन की क्रियाओं परिस्थितियों के घात प्रतिघात से नहीं निर्मित होती हुए आत्मा का कृत्रिम परिवंश नहीं है, उसका अभिन्नतम अंग है। तो ये शेखर का कथन है। किसका है? शेखर का। और ये कथन पूछा गया है। वीडियो को रोककर आप देख लेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मूर्ति का निर्माण हो सकता है, मृत्तिका का नहीं, ये भी पूछा हुआ। मूर्ति का निर्माण हो सकता है, मृत्तिका का नहीं। एक संपूर्ण आदर्श विद्रोही को उत्पन्न करके एक समूची शताब्दी, लेकिन एक समूची संस्कृति सफल हो जाती है। यातना भी उच्च कोटि का बहुत पवित्र अस्त्र है। शिक्षा देना संसार का सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है, किंतु शिक्षा अपने मन की शिष्य के मन की नहीं। सार्थक देखो, अगर देखा जाए तो सारे पात्र क्या है, शेखर को एक्टिविटी करते दिखाया गया, बाकी तो सारे यूएन ऐसे नाम आए हुए हैं, ठीक है, विचार विमर्श करते हुए नहीं दिखाए गए हैं। जब कोई आहत होकर शक्की होता है, तब संसार में शक से मुक्ति कुछ नहीं रह जाता। जीवन वैचित्र्य का दूसरा नाम है। बच्चे की निष्कटता का उत्तरदायित्व कितना बड़ा है, वे भला क्या समझे। वे कोमल अविकसित मस्तिष्क अपने कोमलता के कारण अधिक भयंकर होते हैं। हम लोग पक्के सड़क पर चलते हैं, हमारे पाँव की छाप नहीं पड़ती, लेकिन जब गीली मिट्टी पर, धूल पर, रेत पर चलते तो हमारा तब पैर बहुत गहरा धंस जाता है। तो ये शेखर का कथन है। ये कथन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो पढ़कर हमें लग जाता है कि ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कथनों से प्रश्न भी आते हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, इसको पूरा पढ़ना है। और देखो कोई भी गया है पढ़े, अगर आप कोई ऐसे पढ़ोगे ना इसको खुद, तो ये थोड़ा सा बोरिंग सा लगेगा, ठीक है। लेकिन जब हमें कोई पढ़ के सुना देना तो हम सुन लेते हैं और उसे याद भी कर लेते हैं। तो आपको रटना नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। रटने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। जीवन का प्यार है या नहीं, इसकी कसौटी यही है कि बिना खेद के लुटा दिया जाए, क्योंकि विराट प्रेमोन ही हो जाता है। अपना प्यार कह सकते हैं, उनका प्यार ओछा है। मानवता कुछ चाहती है, लेकिन जानती नहीं है क्या। उसे जानने की खोज में अनेक रास्तों पर एक साथ भटक रही है। ये भी पूछा जाए। नास्तिक पर विश्वास करने पर आता है, तो बड़े पंडित उसके आगे नहीं टिक सकते। सत्य उनके लिए है जिनमें सह लेने की शक्ति है। रोमारोला की पुस्तक। ये भी पूछा गया है, सत्य उनके लिए है जिनमें सह लेने की शक्ति है, रोमारोला की पुस्तक। और ये उपन्यास रोमारोला से क्या प्रभावित है, ठीक है। और ये पुच्छल तारा, कुछ ऐसा भी दिया गया, पुच्छल तारा के रूप में इसे माना गया है। संसार का दूसरा दर्शन नारी की मूर्ति का दर्शन है, ठीक है। नारी की मूर्ति का दर्शन है, ये भी पूछा जा सकता है। वह बड़ा सपन देखा करता है, शशि स्वयं चित्र की तरह न आकर उसे आलोकित करने वाली प्रकाश की तरह आती है। विचार, तो ये शशि के प्रति सोच रहा है कि शशि क्या है, उसकी इस प्रकार से आती है। वह नैक और अनुभूति करती रहती है, मतलब अनुभूति रहती है कि वाह ये अच्छा होता कि मैं कुत्ता होता, चूहा होता, दुर्गंध में कीड़ा कृत्रिम होता, बनी बस्ती के विचार इनके मैं वैसा आदमी होता, उसका विश्वास जिसका विश्वास नहीं। तो ये भी पूछा गया कथन है, याद रखेंगे। अच्छा होता कि मैं कुत्ता होता, चूहा होता, दुर्ग में कीड़ा कृत्रिम होता, बनविस्त इसके लिए मैं वैसा आदमी होता जिसका विश्वास नहीं। मुझे विश्वास है विद्रोही बनते नहीं, उत्पन्न होते हैं। तो ये भी मैंने बताया कि ये बहुत पूछा हुआ है। विद्रोही हृदय की विशेषता है, अपने विकास फैलते फूलते न्यूनतम विचारों को अपनाकर विद्रोही रहता है, क्योंकि अपने काल के अग्रणी लोगों से आगे रहती। इसके लिए प्रतिक्रिया जर्मनी में उत्पन्न होकर पलटकर आइंस्टाइन विद्रोही है।
इन आइंस्टाइन के बारे में वो विद्रोह यह संसार के सबसे विराट है, सबसे अधिक आग्नेय घोरतम युग प्रवर्तक रूसी क्रांति की गोद में पलकर स्टेनिल विद्रोह नहीं हो पाया, जूठन बीनने वाला ही रह गया। मतलब ये उन्होंने उदाहरण दिए हैं विदेश के जो दार्शनिक उनके माध्यम से। विद्रोह अनंत है, नित्य है, उसके उपकरणों में प्रेम के बाद सबसे बड़ा अमोघ स्तर है, बौद्धिक गणना है। यातना भी एक उच्च कोटि का बहुत ही पवित्र स्तर है। ये भी पूछा गया है, यातना भी एक उच्च कोटि का बहुत ही पवित्र स्तर है। वासना नश्वर है, मुरझा जाती है, सब प्रेम तंतु ही जीवन की स्थिरता बनाए रखता है। शायद इसे उससे पलटा कह रहे हैं, प्रेम मर जाता है तब वासना उसके शव को उठाए फिरती है, उसे अपने को धोखे में छिपाना चाहती है। तो ये भी पूछा गया कथन है, ये भी आप याद करेंगे। मानव के लिए झूठ, छल, मक्कारी अत्यंत सहज है, क्योंकि ईश्वर ने इस मानव को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर हमारे जीवन, हमारे ज्ञान में सबसे बड़ा झूठ और उलिया और मक्कार है। बहुत गहरी चोट का एकमात्र मरहम होता है। चोट पहुंचाने की अपेक्षा दृष्टि दया तो उसके पाँव को खरोच कर खोल देती है। जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में ही हो जाती हैं। घोर पीड़ा का उद्भव ही रहस्य में होता है, उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है, किंतु उसका अंकुर कहाँ कैसे फूटा है ये पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए हम उस समय के चौकन्ने नहीं होते हैं। कहते हैं मानव अपने बंधन में आप बनता है, पर जो बंधन उत्पत्ति के समय से ही पैरों में पड़े होते हैं, जिनके काटने भर में अनेक जीवन बीत जाते हैं, उनका उत्तरदायी कौन है? बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। कहते हैं कि मानव अपने बंधन में आप बनता है और उस पर जो बंधन उत्पत्ति के समय ही पैरों में पड़े होते हैं, जिनके काटने में जीवन बीत जाता है, इसका उत्तरदायी कौन आता है? तो ये सभी के देख रहे हो आप अपने जीवन में, वे इन तीनों महती प्रेरणाओं का चित्रण करती है जो प्रत्येक मानव के जीवन का अनुशासन करते हैं, अंतर्भय और सेक्स। डर के बिना समाज का अस्तित्व नहीं ठहर सकता। जो नियमों से नहीं चलते किंतु नियमों की मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वयं बनाते, स्वयं जो उन्हीं का है। प्रेम ने मनुष्य को बनाया है, भय ने समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। ये भी पूछा जा सकता है, नाम से ही बातों से ही लग रहा है। प्रेम ने मनुष्य को बनाया है और भय ने समाज का रूप दिया, अहंकार ने राष्ट्र को संगठित। तो ये किस उपन्यास से है? 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो ये आगे की एक जीवनी से है। संसार का आदर्श व्यक्ति नहीं है, एक टाइप है, और संसार आदर्श चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति ठोक पीट कर उसकी व्यक्तित्व कुचल कर उसे टाइप में सम्मिलित कर लिया जाए, जिसे मूल रचना न रहने देकर उसे प्रतिलिपि बना दिया जाता है। शेखर ने सीखा कि उसके संसार में एक संसार है जिसमें पक्षों में रहते हैं स्वच्छंदता, विश्वास, जने, सोचने की या खेलने के बाद स्वतंत्रता, जिसका एकमात्र नियम है कि वह हुआ कि तुम, वह संसार उसके लिए सर्वज्ञ और अत्यंत वाचन संपन्न हो गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ये आप देख लेंगे। यहाँ केवल धन्य संपूर्ण दास्तव माता पिता अपने बच्चों को बांध कराते हैं, अवज्ञा के लिए नहीं, सब कृति के लिए झुकना सिखाते हैं, अभिमान से नहीं, दास्तव भाव से। आत्मा ही समझ में इस तरह जकड़ी गई है कि स्वयं नहीं जानते किस श्रृंखला में बांधे, स्वयं उसकी कड़ियाँ पक्की करने में सहायक होती है। लोहा मानो भी वो एक पोट नहीं बनता, उस पर कई चोटें आती हैं, चोट पर चोट, चोट पर चोट से दक्षिण शिक्षण, एक बार 2 बोट में नहीं हो जाता, बोट नहीं चोट में नहीं हो जाता, असंख्य चोट होती है, किंतु उसमें इतना भेद नहीं होता कि एक ही चोट में पुनरावृत्ति मात्र होती है। मतलब लोहा होता है, उसे बार बार चोट की जाती है तभी वो अपना आकार लेता है। तो ये के शेखर का कथन है। इसलिए नहीं डरते, मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। तो ये भी अच्छी पूछा जा सकता है, इसलिए नहीं डरते कि मरमा नहीं मरना, इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते कि जीना अच्छा लगता है। ये शेखर एक जीवनी से है, ये पूछा जा सकता है। सरस्वती शेखर में, अब सरस्वती शेखर में क्या बातचीत होती है देखें। हम काल का मापन निष्प्राण पड़िया से करते हैं, कितनी मूर्ख है हम, क्षण में युग युग बोते हो जाते हैं, युगों तक क्षण वैसा ही बना रहता है, उसको अनुभव में मापने की सामर्थ्य क्या पड़ियों में है। तो ये भी पूछा, ये मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। लेकिन ये कहना तो कहिए कि ईश्वर वही है जिसके बारे में हम निश्चयपूर्ण कह सके वह नहीं है। उसने देखा समझ लिया कि कोई किसी का नहीं है, यानी इतना नहीं कि उसका स्वामी, निर्देशक, भाग्य विधायक बन सके, कोई ऐसा नहीं कि जिस पर निर्भर किया जा सके।
प्रत्येक बात में पूर्ण अचूक माना जा सके। किसी का कोई है तो अपनी बुद्धि, मनुष्य अपने उसी के सहारे चलना, उसी के सहारे जीना। ऐसे स्थान अवश्य की बुद्धि जवाब दे जाती है, लेकिन इसमें ईमानदारी है। जो बात नहीं जानती वहां चुप रहती है। इसमें कथन क्या है, अब यहाँ खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक बार हम पढ़ लेते हैं। यहाँ तक, मैं केवल एक बोझ ऊपर से उतारना चाहता हूँ, अपने जीवन का किसी को देना नहीं चाहता, अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता, स्वयं पाना चाहता हूँ। मुझे अब ऐसा नहीं है जैसे देकर मुझे मिलेगा नहीं, बिल्कुल पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। अब शेखर नहीं है, ये मैं हूँ कलाकार बनने का इच्छुक करियवंशी पार्थी। शेखर समाप्त हो गया, अब वह बच्चा है जो मैं हूँ, फांसी चढ़ेगा जो मैं है, जिसे मैं कहता हूँ कहकर अर्थ में नहीं समझता, मैं क्या करूँ। तो उसे अंत में फांसी नहीं होती, फांसी उसकी टाल दी जाती है। करोड़ों वर्षों से मानवीय एक ही चेष्टा में रह रहा है, सुख से या उसकी कामना को खो दे, इन दोनों में असफल रहा है। यो कहना चाहिए माँ की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारणत की ओर, सामान्यता की ओर होता है। मतलब कि जो एक नेचुरल बात है कि माँ की ओर पुत्र आकर्षित होता है और पिता की ओर कन्या आकर्षित होती है, ये होता भी है। पिता की ओर आकृष्ट पुत्र, माता की ओर आकृष्ट कन्या असाधारण होते हैं। पहले श्रेणी में मिलेंगे सीधे साधे शांत आदमी, सामान्य इस श्रेणी में कोई खास बुराई नहीं, जो साधारणतः प्रसन्न और संतुष्ट जो होती है रहते हैं और मर जाते हैं। दूसरे में मिलेंगे प्रतिभावान, यानी पहले में साधारण होंगे, दूसरे में प्रतिभावान लेखक, कवि, देश और संसार को बदलने वाले सुधारक, क्रांतिकारी, डाकू, जुआरी, पतित मानवता के प्रेत, अच्छे या बुरे, उनके लिए साधारण नहीं है, वे सुलगे नहीं सकते, फट ही सकते हैं। अच्छे और बुरे का निर्णायक कौन है, मतलब कौन जाने कौन अच्छा है बुरा है। लेकिन मुझे लगता है मृत्यु एक ऑपरेशन है। दांत उखाड़ना देना, कुर्सी पर बैठना पड़ता है, डॉक्टर एक झटका देता है, तीखा दर्द होता है, फिर शांति मिलती है, छुटकारा हो जाता है। मृत्यु भी वैसी ही है। शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज़ है। जीवन प्यारा है या नहीं, इसी कसौटी यहाँ के बिना खेद के लुटाए दिया जाए। विराट प्रेम मौनी हो सकता है, उसका प्यार कह सकते हैं, उसका प्यार आंछा है। जीवन का स्वाद कटु है, गंध मधुर, ऐसा ही प्रेम जिसका रंग सुदर्श और स्पष्ट कठोर। विश्वास बच्चों की चीज़ है, दिखावट और सच्चाई से भेद करना बड़ों का बड़ा अधिकार है। शेखर नास्तिक और मूर्ति पूजक है, वह सरस्वती की उपास्य मूर्ति है, उपासना तक पहुँच गई। उपास्य ठीक उतना ही मानवीय होता है जितना उपासक, बल्कि उपासक के लिए उसी का प्रक्षेपण मात्र रह जाता है, उसके भीतर न होकर बिल्कुल घटनावश उसके सामने होगा, इसके सामने में जैसे कि ऐसे प्रश्न होगा जैसे शीशे में अपना प्रतिबिंब एक साथ विस्तृत हो रहा है, बात भी हो गया है। तो इसमें क्या है, शेखर क्या है, नास्तिक हो गया था, लेकिन नास्तिक होने के बाद मूर्ति पूजक, मतलब कि महिलाओं का सम्मान करता है, अपनी बहन को गुरु के समान मानता है, सरस्वती को और बाकी शारदा और शशि से प्रेम करता है। मानवता कुछ चाहती है लेकिन जानती नहीं है क्या है, और उसे जानने की इच्छा में अनेक रास्तों पर एक सी भटक रहती है। माना सारी मानवता अपने जीवन की गति में दीर्घ संधि पर खड़ी है, अपने से उलझ रही है, उसका जीवन उसकी कृत्य के दिन भी आगे है। मानवता कुछ चाहती है लेकिन जानती नहीं कि क्या, उसे जानने की खोज अनेक रास्तों पर भटक रहा है। मानी सारी मानवता अपने जीवन की गति में बेसंधि पर खड़ी है, अपने से उलझ रही, उसका जीवन उसकी करते दिन भी आगे है। विवश क्रोध की चरम सीमा एक आंतर मांगने वाली चीज है। स्त्री प्रकृति एक निगूढ़ तत्व, उसकी अत्यंत सुलभ एक भारी वे प्रत्यय जिसमें एक सौंदर्य और सामंजस्यता छिपी है। नास्तिक पर विश्वास करने आता है, बड़े बड़े पंडित उसके आगे नहीं टिक सकते। अंधविश्वास की सर्वग्राणी लहर है, इसके आगे संदेह और कंदराव, बुद्धि के पहाड़ है, सब समतल हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ये से प्रेम की त्याग और उर्दले बहुतों ने गाई है, घृणा और वासना की प्रश्न कभी किसी ने नहीं की।
रोमारोला का ये वाक्य सत्य उनके लिए जिसे सह लेने की शक्ति है। रोमारोला से प्रभावित है ये पूरा उपन्यास शेखर एक जीवनी, ये पूछा गया है। और कहते हैं सत्य उनके लिए जो सह लेने की शक्ति रखते हैं, तो ये पूछा जा सकता। आप अंधकार दूर करना चाहिए, यही कर सकते हैं। रोशनी जला सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि अंधकार का अंधियारा मिटा दे, अंधकार का अंधियारापन मिटा दे। शेखर राघवंश से कहते हैं। अज्ञात शून्य से बचने का आयोजन वैसा ही है जैसे छाया से लठित करना। शेखर सदाशिव से। संशय का मानव जीवन अधिकार है, लेकिन ये अगर उदारता नहीं पैदा करता तो मानव का शाप है। उसने कई बार देखा, आप राष्ट्र के नाम पर लोगों को बुलाइए, कोई नहीं आएगा, लेकिन राष्ट्रीय झंडा लेकर चलिए तो बहुत लोग नीचे से आ खड़े होंगे। अपने कोट की कॉलर में तिरंगा बिल्ला भी लगा दे। भाई ये कठोर सत्य है, ठीक है। हमारे आदर्श डर की भीति पर कायम, हमारे विश्वास भवनों की नींव खोखली है। जैसे कि शास्त्र भी कहते हैं, हमारे देवताओं पर भूमि नहीं टिकते। समाज की सड़ती हड्डी की भड़कीली लाल रेशम में लपेट कर हम कहते देखो हमारा युग समुदाय है। सौंदर्य कुछ नहीं, वह शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है, इस पर समुद्र ने सीखा है दिया। आदि गुरु, आदि सत्य, आदि शिव, आदि समुद्र सौंदर्य वही है जो संग्राम वही देख सकता है इसके भीतर की शक्ति। तो ये कथन थे भाई। यहाँ पर अपना उपन्यास समाप्त होता है। अगर आपको PDF लेनी है तो आप इस नंबर पर संदेश भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। अब तो आपको UGC नेट हरियाणा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के नोट्स सिर्फ 999 रुपये में मिल रहे हैं, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एस्टेट के और इमारस NVS के AL TGT PGT के भी नोट्स मिल रहे हैं। क्लास आपकी निःशुल्क चल रही है। यूनिट नंबर 7 पूरी हो चुकी है, यूनिट नंबर 6 चल रही है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस पर नंबर पर संदेश भेजकर या वॉइस कॉलिंग करके प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फ़ोन की सुविधा नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।